मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस महीने की 21 तारीख को देश को एक गहरे शोक का समाचार मिला। कर्नाटक में तुमकुर जिले के श्री सिद्धगंगा मठ के डॉक्टर श्री 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 शिवकुमार स्वामी जी हमारे बीच नहीं रहे। शिवकुमार स्वामी जी ने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा में समर्पित कर दिया। भगवान बसवेश्वर ने हमें सिखाया है काय कवे कैलाश, अर्थात कठिन परिश्रम करते हुए अपना दायित्व निभाते जाना भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश धाम में होने के समान है। शिव कुमार स्वामी जी इसी दर्शन के अनुयायी थे और उन्होंने अपने 111 वर्षों के जीवन काल में हजारों लोगों के सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक उत्थान के लिए कार्य किया। उनकी ख्याति एक ऐसे विद्वान के रूप में थी जिनकी अंग्रेजी, संस्कृत और कन्नड़ भाषाओं पर अद्भुत पकड़ थी। वह एक समाज सुधारक थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन इस बात में लगा दिया कि लोगों को भोजन, आश्रय, शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान मिले। किसानों का हर तरह से कल्याण हो, ये स्वामी जी के जीवन में प्राथमिकता रहती थी। सिद्धगंगा मठ नियमित रूप से पशु और कृषि मेलों का आयोजन करता था। मुझे कई बार परम पूज्य स्वामी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य मिला है। वर्ष 2007 में श्री 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 शिवकुमार स्वामी जी के शताब्दी वर्ष उत्सव समारोह के अवसर पर हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम तुमकुर गए थे। कलाम साहब ने इस मौके पर पूज्य स्वामी जी के लिए एक कविता सुनाई थी। उन्होंने कहा, ओ माय फेलो सिटीजन्स, इन गिविंग यू रिसीव हैप्पीनेस, इन बॉडी एंड सोल यू हैव एवरीथिंग टू गिव। इफ यू हैव नॉलेज, शेयर इट। इफ यू हैव रिसोर्सेज, शेयर देम विद द नीडी। Use your mind and heart to remove the pain of the suffering and cheer the sad hearts. In giving, you receive happiness. Almighty will bless all your actions. डॉक्टर कलाम साहब की यह कविता श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी के जीवन और सिद्धगंगा मठ के मिशन को सुंदर ढंग से प्रस्तुत करती है। एक बार फिर मैं ऐसे महापुरुष को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ और उस दिन हमारा देश गणतंत्र बना और कल ही हमने आन बान शान के साथ गणतंत्र दिवस भी मनाया। लेकिन मैं आज कुछ और बात करना चाहता हूँ। हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारे लोकतंत्र का तो अभिन्न अंग है ही और हमारे गणतंत्र से भी पुरानी है। मैं भारत के चुनाव आयोग के बारे में बात कर रहा हूँ। 25 जनवरी को चुनाव आयोग का स्थापना दिवस था, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस, नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में जिस स्केल पर चुनाव का आयोजन होता है उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है और हमारा चुनाव आयोग जिस बखूबी से इसका आयोजन करता है, इसे देखकर प्रत्येक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है। हमारे देश में ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो एक पंजीकृत मतदाता है, रजिस्टर्ड मतदाता है, उसे मतदान करने का अवसर मिले। जब हम सुनते हैं कि हिमाचल प्रदेश में समुद्र तल से 15,000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र में भी मतदान केंद्र स्थापित किया जाता है, तो अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह में दूर दराज के द्वीपों में भी वोटिंग की व्यवस्था की जाती है। और आपने गुजरात के विषय में तो जरूर सुना होगा कि गिर के जंगल में एक सुदूर क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ जो सिर्फ केवल एक मतदाता के लिए है। कल्पना कीजिए, केवल एक मतदाता के लिए। जब इन बातों को सुनते हैं तो
चुनाव आयोग पर गर्व होना बहुत स्वाभाविक है। उस एक मतदाता का ध्यान रखते हुए उस मतदाता को उसके मताधिकार का उपयोग करने का अवसर मिले, इसके लिए चुनाव आयोग के कर्मचारी की पूरी टीम दूर-दराज क्षेत्र में जाती है और वोटिंग की व्यवस्था करते हैं। और यही तो हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। मैं हमारे लोकतंत्र को मजबूत करने का निरंतर प्रयास करने के लिए चुनाव आयोग की सराहना करता हूँ। मैं सभी राज्यों के चुनाव आयोग की, सभी सुरक्षा कर्मियों, अन्य कर्मचारियों की भी सराहना करता हूँ जो मतदान प्रक्रिया में भाग लेते हैं और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करते हैं। इस साल हमारे देश में लोकसभा के चुनाव होंगे। यह पहला अवसर होगा जहां 21वीं सदी में जन्मे युवा लोकसभा चुनावों में अपने मत का उपयोग करेंगे। उनके लिए देश की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने का अवसर आ गया है। अब वो देश में निर्णय प्रक्रिया के हिस्सेदार बनने जा रहे हैं। खुद के सपनों को देश के सपनों के साथ जोड़ने का समय आ चुका है। मैं युवा पीढ़ी से आग्रह करता हूं कि अगर वे मतदान करने के लिए पात्र हैं तो खुद को जरूर मतदाता के रूप में रजिस्टर करवाएं। हम में से प्रत्येक को एहसास होना चाहिए कि देश में मतदाता बनना, मत के अधिकार को प्राप्त करना, वो जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। साथ साथ मतदान करना ये मेरा कर्तव्य है, ये भाव हमारे भीतर पनपना चाहिए। जीवन में कभी किसी भी कारण से अगर मतदान नहीं कर पाए तो बड़ी पीड़ा होनी चाहिए। कभी कहीं देश में कुछ गलत होता हुए देखें तो दुख होना चाहिए। हाँ, मैंने वोट नहीं दिया था, उस दिन मैं वोट देने नहीं गया था, इसका ही खामियाजा आज मेरा देश भुगत रहा है। हमें इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। यह हमारी वृत्ति, यह हमारी प्रवृत्ति बननी चाहिए। यह हमारे संस्कार होने चाहिए। मैं देश की जानी मानी हस्तियों से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर वोटर रजिस्ट्रेशन हो या फिर मतदान के दिन वोट देना हो, इस बारे में अभियान चला करके लोगों को जागरूक करें। मुझे उम्मीद है कि भारी संख्या में युवा मतदाता के रूप में पंजीकृत होंगे और अपनी भागीदारी से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत की इस महान धरती ने कई सारे महापुरुषों को जन्म दिया है और उन महापुरुषों ने मानवता के लिए कुछ अद्भुत अविस्मरणीय कार्य किए हैं। हमारा देश बहुरत्ना वसुंधरा है। ऐसे महापुरुषों में से एक थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 23 जनवरी को पूरे देश ने एक अलग अंदाज में उनकी जन्म जयंती मनाई। नेताजी की जन्म जयंती पर मुझे भारत की आज़ादी के संघर्ष में अपना योगदान देने वाले वीरों को समर्पित एक म्यूजियम, संग्रहालय का उद्घाटन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप जानते हैं कि लाल किले के भीतर आज़ादी से अब तक कई ऐसे कमरे, इमारतें बंद पड़ी थी। उन बंद पड़े लाल किले के कमरों को बहुत सुंदर संग्रहालयों में बदला गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी को समर्पित संग्रहालय याद-ए-जलियां और 1857 इंडियाज़ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को समर्पित संग्रहालय और इस पूरे परिसर को क्रांति मंदिर के रूप में देश को समर्पित किया गया है। इन संग्रहालयों की एक एक ईंट में हमारे गौरवशाली इतिहास की खुशबू बसी है। संग्रहालय के चप्पे चप्पे पर हमारे स्वाधीनता संग्राम के वीरों की गाथाओं को बयां करने वाली बातें हमें इतिहास के भीतर जाने के लिए प्रेरित करती हैं। इसी स्थान पर भारत माँ के वीर बेटों कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श सिंह ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खां पर अंग्रेज हुकूमत ने मुकदमा चलाया था। जब मैं लाल किले में क्रांति मंदिर में वहाँ नेताजी से जुड़ी यादों को दर्शन कर रहा था, तब मुझे
नेताजी के परिवार के सदस्यों ने एक बहुत ही खास कैप टोपी भेंट की। कभी नेताजी उसी टोपी को पहना करते थे। मैंने संग्रहालय में ही उस टोपी को रखवा दिया, जिससे वहाँ आने वाले लोग भी उस टोपी को देखें और उससे देशभक्ति की प्रेरणा लें। दरअसल अपने नायकों के शौर्य और देशभक्ति को नई पीढ़ी तक बार बार अलग अलग रूप से निरंतर पहुंचाने की आवश्यकता होती है। अभी महीने भर पहले ही 30 दिसंबर को मैं अंडमान और निकोबार द्वीप गया था। एक कार्यक्रम में ठीक उसी स्थान पर तिरंगा फहराया गया जहां नेताजी सुभाष बोस ने 75 साल पहले तिरंगा फहराया था। इसी तरह से अक्टूबर 2018 में लाल किले पर जब तिरंगा फहराया गया तो सबको आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां तो 15 अगस्त को ही यह परंपरा है। यह अवसर था आजाद हिंद सरकार के गठन के 75 वर्ष पूरे होने का। सुभाष बाबू को हमेशा एक वीर सैनिक और कुशल संगठनकर्ता के रूप में याद किया जाएगा। एक ऐसा वीर सैनिक जिसने आजादी की लड़ाई में अहम भूमिका निभाई। दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे ओजस्वी नारों से नेताजी ने हर भारतीय के दिल में जगह बनाई। कई वर्षों तक यह मांग रही कि नेताजी से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक किया जाए, और मुझे इस बात की खुशी है कि यह काम हम लोग कर पाए। मुझे वो दिन याद है जब नेताजी का सारा परिवार प्रधानमंत्री निवास आया था। हमने मिलकर नेताजी से जुड़ी बहुत सारी बातें की और नेताजी सुभाष बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुझे खुशी है कि भारत के महान नायकों से जुड़े कई स्थानों को दिल्ली में विकसित करने का प्रयास हुआ है। चाहे वो बाबा साहब आम्बेडकर से जुड़ा 26 अलीपुर रोड हो, या फिर सरदार पटेल संग्रहालय हो, या वो क्रांति मंदिर हो। अगर आप दिल्ली आए तो इन स्थानों को जरूर देखने जाएं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप जब हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वो भी मन की बात में, तो मैं आपके साथ नेताजी की जिंदगी से जुड़ा एक किस्सा साझा करना चाहता हूँ। मैंने हमेशा से रेडियो को लोगों के साथ जुड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम माना है। उसी तरह नेताजी का भी रेडियो के साथ काफी गहरा नाता था, और उन्होंने भी देशवासियों से संवाद करने के लिए रेडियो को चुना था। 1942 में सुभाष बाबू ने आजाद हिंद रेडियो की शुरुआत की थी, और रेडियो के माध्यम से वो आजाद हिंद फौज के सैनिकों से और देश के लोगों से संवाद किया करते थे। सुभाष बाबू का रेडियो पर बातचीत शुरू करने का एक अलग ही अंदाज था। वो बातचीत शुरू करते हुए सबसे पहले कहते थे, दिस इज सुभाष चंद्र बोस स्पीकिंग टू यू ओवर द आजाद हिंद रेडियो। और इतना सुनते ही श्रोताओं में मानो एक नए जोश, एक नई ऊर्जा का संचार हो उठता। मुझे बताया गया कि यह रेडियो स्टेशन साप्ताहिक समाचार बुलेटिन भी प्रसारित करता था, जो अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, बांग्ला, मराठी, पंजाबी, पश्तो और उर्दू आदि भाषाओं में होते थे। इस रेडियो स्टेशन के संचालन में गुजरात के रहने वाले M.R. व्यास जी ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई। आजाद हिंद रेडियो पर प्रसारित होने वाले कार्यक्रम सामान्य जन के बीच काफी लोकप्रिय थे, और उनके कार्यक्रमों से हमारे स्वाधीनता संग्राम के योद्धाओं को भी बहुत ताकत मिली। इसी क्रांति मंदिर में एक दृश्य कला संग्रहालय भी बनाया गया है। भारतीय कला और संस्कृति बहुत ही आकर्षक तरीके से बताने का प्रयास यह हुआ है। संग्रहालय में 4 ऐतिहासिक एग्जीबिशंस हैं, और वहाँ 3 सदियों पुरानी 450 से अधिक पेंटिंग्स और आर्टवर्क्स मौजूद है। संग्रहालय में अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा, अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, जामिनी राय, शैलोज मुखर्जी जैसे महान कलाकारों के उत्कृष्ट कार्यों का बखूबी प्रदर्शन किया गया है। और मैं आप सबसे विशेष रूप से आग्रह करूंगा कि आप वहां जाएं और गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी के कार्यों को अवश्य देखें।
अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ बात कला की हो रही है और मैं आपसे गुरुदेव टैगोर के उत्कृष्ट कार्यों को देखने की बात कर रहा हूँ। आपने अभी तक गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर को एक लेखक और एक संगीतकार के रूप में जाना होगा, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि गुरुदेव एक चित्रकार भी थे। उन्होंने कई विषयों पर पेंटिंग बनाई है। उन्होंने पशु पक्षियों के भी चित्र बनाए हैं। उन्होंने कई सारे सुंदर परिदृश्यों के भी चित्र बनाए हैं। और इतना ही नहीं, उन्होंने ह्यूमन कैरेक्टर्स को भी कला के माध्यम से कैनवास पर उकेरने का काम किया है। और खास बात यह है कि गुरुदेव टैगोर ने अपने अधिकांश कार्यों को कोई नाम ही नहीं दिया। उनका मानना था कि उनकी पेंटिंग देखने वाला खुद ही उस पेंटिंग को समझे, पेंटिंग में उनके द्वारा दिए गए संदेश को अपने नजरिए से जाने। उनकी पेंटिंग्स को यूरोपीय देशों में, रूस में और अमेरिका में भी प्रदर्शित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आप क्रांति मंदिर में उनके पेंटिंग्स को जरूर देखने जाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत संतों की भूमि है। हमारे संतों ने अपने विचारों और कार्यों के माध्यम से सद्भाव, समानता और सामाजिक सशक्तिकरण का संदेश दिया है। ऐसे ही एक संत थे, संत रविदास। 19 फरवरी को रविदास जयंती है। संत रविदास जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध है। संत रविदास जी कुछ ही पंक्तियों के माध्यम से बड़ा से बड़ा संदेश देते थे। उन्होंने कहा था, जाति जाति में जाति है, जो केतन के पात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति न जात। जिस प्रकार केले के तने को छीला जाए तो पत्ते के नीचे पत्ता, फिर पत्ते के नीचे पत्ता और अंत में कुछ ही नहीं निकलता है, लेकिन पूरा पेड़ ही खत्म हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंसान को भी जातियों में बांट दिया गया है और इंसान रहा ही नहीं है। वे कहा करते थे कि अगर वास्तव में भगवान हर इंसान में होते हैं तो उन्हें जाति, पंथ और अन्य सामाजिक आधारों पर बांटना उचित नहीं है। गुरु रविदास जी का जन्म वाराणसी की पवित्र भूमि पर हुआ था। संत रविदास जी ने अपने संदेशों के माध्यम से अपने पूरे जीवन काल में श्रम और श्रमिक की अहमियत को समझाने का प्रयास किया। ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने दुनिया को श्रम की प्रतिष्ठा का वास्तविक अर्थ समझाया है। वो कहते थे, मन चंगा तो कठौती में गंगा। अर्थात यदि आपका मन और हृदय पवित्र है तो साक्षात ईश्वर आपके हृदय में निवास करते हैं। संत रविदास जी के संदेशों ने हर तबके, हर वर्ग के लोगों को प्रभावित किया है। चाहे चित्तौड़ के महाराजा और रानी हो या फिर मीराबाई हो, सभी उनके अनुयायी थे। मैं फिर एक बार संत रविदास जी को नमन करता हूँ। मेरे प्यारे देशवासियों, किरण सिदर ने माय गॉव पर लिखा है कि मैं भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और उसके भविष्य से जुड़े पहलुओं पर प्रकाश डालूं। वो मुझसे ये भी चाहते हैं कि मैं विद्यार्थियों से अंतरिक्ष कार्यक्रम में रुचि लेने और कुछ अलग हटकर आसमान से भी आगे जाकर सोचने का आग्रह करूं। किरण जी, मैं आपके इस विचार और विशेष रूप से हमारे बच्चों के लिए दिए गए संदेश की सराहना करता हूं। कुछ दिन पहले मैं अहमदाबाद में था, जहां मुझे डॉक्टर विक्रम साराभाई की प्रतिमा के अनावरण का सौभाग्य मिला। डॉक्टर विक्रम साराभाई का भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हमारे स्पेस प्रोग्राम में देश के असंख्य युवा वैज्ञानिकों का योगदान है। हम इस बात का गर्व करते हैं कि आज हमारे स्टूडेंट्स द्वारा डेवलप किए गए सैटेलाइट्स और साउंडिंग रॉकेट्स अंतरिक्ष तक पहुंच रहे हैं। इसी 24 जनवरी को हमारे विद्यार्थियों द्वारा बनाया गया कलाम सेट लॉन्च किया गया है। ओडिशा में यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों द्वारा बनाए गए साउंडिंग रॉकेट्स ने भी कई कीर्तिमान बनाए हैं। देश आजाद होने से लेकर 2014 तक जितने स्पेस मिशन हुए हैं, लगभग उतने ही स्पेस मिशन की शुरुआत बीते 4 वर्षों में हुई है। हमने एक ही अंतरिक्ष यान से एक साथ 104 सैटेलाइट्स लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है।
हम जल्द ही चंद्रयान-2 अभियान के माध्यम से चाँद पर भारत की मौजूदगी दर्ज कराने वाले हैं। हमारा देश स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग जान माल की रक्षा में भी बखूबी कर रहा है। चाहे साइक्लोन हो या फिर रेल और सड़क सुरक्षा, इन सब में स्पेस टेक्नोलॉजी से काफी सहायता मिल रही है। हमारे मछुआरे भाइयों के बीच नाविक डिवाइस बांटे गए हैं जो उनकी सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक तरक्की में भी सहायक है। हम स्पेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सरकारी सेवाओं की डिलीवरी और अकाउंटेबिलिटी को और बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। हाउसिंग फॉर ऑल यानी सबके लिए घर, इस योजना में 23 राज्यों के करीब 40 लाख घरों को जियो टैग किया गया है। इसके साथ ही मनरेगा के तहत करीब 3.5 करोड़ संपत्तियों को भी जियो टैग किया गया। हमारे सैटेलाइट्स आज देश की बढ़ती शक्ति का प्रतीक है। दुनिया के कई देशों के साथ हमारे बेहतर संबंध में इसका बड़ा योगदान है। साउथ एशिया सैटेलाइट तो एक अनूठी पहल रही है जिसने हमारे पड़ोसी मित्र राष्ट्रों को भी विकास का उपहार दिया है। अपनी बेहद कॉम्पिटिटिव लॉन्च सर्विस के माध्यम से भारत आज न केवल विकासशील देशों के बल्कि विकसित देशों के सैटेलाइट को भी लॉन्च करता है। बच्चों के लिए आसमान और सितारे हमेशा बड़े आकर्षक होते हैं। हमारा स्पेस प्रोग्राम बच्चों को बड़ा सोचने और उन सीमाओं से आगे बढ़ने का अवसर देता है जो अब तक असंभव माने जाते थे। यह हमारे बच्चों के लिए सितारों को निहारते रहने के साथ साथ नए नए सितारों की खोज करने की ओर प्रेरित करने का विजन है। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं हमेशा कहता हूं, जो खेले वो खिले। और इस बार के खेलो इंडिया में ढेर सारे तरुण और युवा खिलाड़ी खिल के सामने आए हैं। जनवरी महीने में पुणे में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 18 गेम्स में करीब 6,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। जब हमारा स्पोर्ट्स का लोकल इकोसिस्टम मजबूत होगा, यानी जब हमारे बेस मजबूत होगा, तभी हमारे युवा देश और दुनिया भर में अपनी क्षमता का सर्वोत्तम प्रदर्शन कर पाएंगे। जब लोकल लेवल पर खिलाड़ी बेस्ट प्रदर्शन करेगा, तभी वो ग्लोबल लेवल पर भी बेस्ट प्रदर्शन करेगा। इस बार खेलो इंडिया में हर राज्य के खिलाड़ियों ने अपने अपने स्तर पर अच्छा प्रदर्शन किया है। मेडल जीतने वाले कई खिलाड़ियों का जीवन जबरदस्त प्रेरणा देने वाला है। मुक्केबाजी में युवा खिलाड़ी आकाश गोरखा ने सिल्वर मेडल जीता। मैं पढ़ रहा था, आकाश के पिता रमेश जी पुणे में एक कॉम्प्लेक्स में बतौर वॉचमैन का काम करते हैं। वे अपने परिवार के साथ एक पार्किंग शेड में रहते हैं। वहीं महाराष्ट्र की अंडर-21 महिला कबड्डी टीम की कप्तान सोनाली हेलवी सातारा के रहने वाली है। उन्होंने बहुत कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था और उनके भाई और उनकी माँ ने सोनाली के हुनर को बढ़ावा दिया। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि कबड्डी जैसे खेलों में बेटियों को इतना बढ़ावा नहीं मिलता है। इसके बावजूद सोनाली ने कबड्डी को चुना और उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। आसनसोल के 10 साल के अभिनव शॉ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में सबसे कम उम्र के स्वर्ण पदक विजेता हैं। कर्नाटक से एक किसान की बेटी अक्षता बासवानी कामती ने वेट लिफ्टिंग में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय अपने पिता को दिया। उनके पिता बेलगांव में एक किसान है। जब हम इंडिया के निर्माण की बात कर रहे हैं तो वो युवा शक्ति के संकल्प का ही तो न्यू इंडिया है। खेलो इंडिया की ये कहानियां बता रही हैं कि न्यू इंडिया के निर्माण में सिर्फ बड़े शहरों के लोगों का योगदान नहीं है, बल्कि छोटे शहरों, गांव, कस्बों से आने वाले युवाओं, बच्चों, यंग स्पोर्टिंग टैलेंट्स, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने कई सारे प्रतिष्ठित ब्यूटी कॉन्टेस्ट के बारे में सुना होगा, पर क्या आपने टॉयलेट चमकाने के कॉन्टेस्ट के बारे में सुना है?
अरे पिछले लगभग 1 महीने से चल रहे इस अनोखे कॉन्टेस्ट में 50 लाख से अधिक शौचालयों ने हिस्सा भी लिया है। इस अनोखे कॉन्टेस्ट का नाम है स्वच्छ सुंदर शौचालय। लोग अपने शौचालय को स्वच्छ रखने के साथ साथ उसे रंग रोगन करके कुछ पेंटिंग्स बनाकर सुंदर भी बना रहे हैं। आपको कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कामरूप तक की स्वच्छ सुंदर शौचालय की ढेर सारी फोटोज सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल जाएगी। मैं सभी सरपंचों और ग्राम प्रधानों से अपनी पंचायत में इस अभियान का नेतृत्व करने का आह्वान करता हूं। अपने स्वच्छ सुंदर शौचालय की फोटो को #मायइज्जतघर के साथ सोशल मीडिया पर जरूर शेयर करें। साथियों, 2 अक्टूबर 2014 को हमने अपने देश को स्वच्छ बनाने और खुले में शौच से मुक्त करने के लिए एक साथ मिलकर एक चिरस्मरणीय यात्रा शुरू की थी। भारत के जन जन के सहयोग से आज भारत 2 अक्टूबर 2019 से काफी पहले ही खुले में शौच मुक्त होने की ओर अग्रसर है, जिससे कि बापू को उनकी 150वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी जा सके। स्वच्छ भारत की इस चिरस्मरणीय यात्रा में मन की बात के श्रोताओं का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसीलिए तो आप सबसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि 5,50,000 से अधिक गांवों ने और 600 जिलों ने स्वयं को खुले में शौच मुक्त घोषित कर दिया है और ग्रामीण भारत में स्वच्छता कवरेज 98% को पार कर गया है और करीब 9 करोड़ परिवारों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, परीक्षाओं के दिन आने वाले हैं। हिमाचल प्रदेश के निवासी अंशुल शर्मा ने माय गॉव पर लिखा है कि मुझे परीक्षाओं और एग्जाम वॉरियर्स के बारे में बात करनी चाहिए। अंशुल जी, यह मुद्दा उठाने के लिए आपको धन्यवाद। हाँ, कई परिवारों के लिए साल का पहला हिस्सा एग्जाम सीजन होता है। विद्यार्थी, उनके माता पिता से लेकर शिक्षक तक सारे लोग परीक्षाओं से संबंधित कार्यों में व्यस्त रहते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों, उनके माता पिता और शिक्षकों को शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस विषय पर आज मन की बात के इस कार्यक्रम में चर्चा करना जरूर पसंद करता, लेकिन आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि मैं 2 दिन बाद ही 29 जनवरी को सवेरे 11 बजे परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में देश भर के विद्यार्थियों के साथ बातचीत करने वाला हूं। इस बार स्टूडेंट्स के साथ साथ पेरेंट्स और टीचर्स भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं और इस बार कई अन्य देशों के स्टूडेंट्स भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। इस परीक्षा पे चर्चा में परीक्षाओं से जुड़े सभी पहलुओं, विशेष रूप से स्ट्रेस फ्री एग्जाम यानी तनाव रहित परीक्षा के संबंध में अपने नौजवान मित्रों के साथ बहुत सारी बातें करूंगा। मैंने इसके लिए लोगों से इनपुट और आइडिया भेजने का आग्रह किया था और मुझे बहुत खुशी है कि माय गॉव पर बड़ी संख्या में लोग अपने विचार साझा कर रहे हैं। इनमें से कुछ विचारों और सुझावों को मैं निश्चित तौर पर टाउन हॉल प्रोग्राम के दौरान आपके सामने रखूंगा। आप जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। सोशल मीडिया और नमो ऐप के माध्यम से आप इसका लाइव टेलीकास्ट भी देख सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, 30 जनवरी पूज्य बापू की पुण्यतिथि है। 11 बजे पूरा देश शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। हम भी जहां हो 2 मिनट शहीदों को जरूर श्रद्धांजलि दें, पूज्य बापू का पुण्य स्मरण करें और पूज्य बापू के सपनों को साकार करना, नए भारत का निर्माण करना, नागरिक के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना, इस संकल्प के साथ आओ हम आगे बढ़ें। 2019 की इस यात्रा को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।